You are basically seeking a separate country, Khalistan, for Sikhs. No, not for Sikhs, for Punjabis. For Punjab. For everybody living in here. But isn't that separatism? Isn't that, revolting against the idea of India? No, it's not. The idea of India was given by Britishers. There was no India before 1947. सीधी बात है, पूरा जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इलाका है। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की शाहरक नहीं है और हमारा कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अमृतपाल सिंह जो कि खद्दूर साहिब सीट से चुनाव जीत करके आया है और इंजीनियर राशिद जो कि बारामूला की सीट से चुनाव जीता है, ये दोनों मतलब ये हमारे देश का आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति यानी कि इंजीनियर राशिद जिसके ऊपर टेरर फंडिंग के चार्जेस हैं, जिसके ऊपर यूएपीए के तहत केस लगे हुए हैं, और एक व्यक्ति अमृतपाल सिंह जो कि जिसके ऊपर एनएसए लगा हुआ है, ये असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। इन दोनों व्यक्ति जो हैं ये अपने अपने जगह से चुनाव जीत चुके हैं और अब जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं संसद, ये उसका हिस्सा बन जाएंगे। और कोर्ट ने बाकायदे इनको पैरोल दे दिया है और पैरोल देकर कल ये जाकर के शपथ ले लेंगे और फिर ये फाइनली ऑफिशियली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बन जाएंगे। अब पैरोल बेल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे बेल होता है या बेल एक टेम्प्ररी रिलीज़ होता है जेल से। टेम्प्ररी रिलीज़ एक अमाउंट रखवा लिया जाता है और उस अमाउंट और एक शर्त ये होती है कि आपको जब भी प्रेजेंट होना हो कोर्ट में या थाने में तो आप प्रेजेंट होंगे और पुलिस की पूरी मदद करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, किसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आप हार्म करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर बेल दे देता है कोर्ट। और पैरोल जो होता है वो एक कंडीशनल रिलीज़ होता है। कंडीशनल रिलीज़ मतलब कि कोई फंक्शन है फैमिली का, कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है जहां आपको प्रेजेंट होना है, किसी की डेथ हुई है वहां आपको प्रेजेंट होना है, या जैसे कि ये चुनाव जीत गए हैं तो इनको ओथ लेना है, उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा जेल से। जेल में तो ओथ ले नहीं सकते तो जेल से बाहर निकलना पड़ेगा, तो उस केस में कोर्ट पैरोल देता है। तो फाइनली अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद दोनों को पैरोल मिल चुका है और कल ये लोग ओथ लेकर के ऑफिशियली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बन जाएंगे। अब ये आप सोचिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए कि जिनके ऊपर देश को तोड़ने के चार्जेस लगे हुए हैं, देश की अखंडता पर सवाल उठाने हैं, देश की संप्रभुता पर सवाल उठाते जो लोग हैं वो अपनी अपनी सीट से जीते और 1-2 वोट से नहीं 2-2 लाख वोट से जीते हुए हैं। तो इनके बारे में डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये पॉलिटिक्स में ऊपर उठे, पॉलिटिक्स में मैं कहूँ या अपनी पॉलिटिक्स में ये ऊपर उठे, और इनका पूरा हिस्ट्री जो है उसको आज हम इस वीडियो के अंदर में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए अमृतपाल सिंह की अगर हम बात करें तो आपने इसको देखा ही होगा, न्यूज़ मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है ये 2022 के टाइम पर, 2022-23 के टाइम पर काफ़ी फेमस रहा है। तो अमृतपाल सिंह आप देखिए कि अपने पीछे किसकी फ़ोटो लगाई हुई है इसने जर्नैल सिंह भिंडरन वाले की फ़ोटो लगाई हुई है। अब अगर आप जर्नैल सिंह भिंडरन वाले को नहीं जानते हैं तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था गोल्डन टेम्पल पर, उसका इतिहास एक बार पढ़ लीजिएगा। ये वही जर्नैल सिंह भिंडरन वाले हैं जिसने खुले आम बीबीसी के इंटरव्यू में ये लाइन बोली थी कि अगर मैं जिंदा रहा तो या तो मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनूंगा या तो मैं आज़ाद खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा। सीधी सीधी इसने ये बात बोली थी। और उसके बाद जब इससे पूछा गया कि फोर्सेस आ जाएंगी तो आप क्या करोगे, जब इंडियन आर्मी आ जाएगी तो क्या आपके पास इतने हथियार हैं कि आप उनसे लड़ पाओगे, कहा कि हमारे पास इतने हथियार हैं, गोल्डन टेम्पल में इन्होंने हथियार रखे हुए थे, इतने हथियार हैं कि हम इंडियन आर्मी से 1 साल तक लड़ सकते हैं। और उसके बाद कहा कि अगर 1 साल बाद हमारे हथियार खत्म हो गए तो क्या हो गया, और ऐसे हाथ दिखा करके इसने कहा था कि ये 5 किलोमीटर दूर जो बाउंड्री है, मतलब ये पाकिस्तान को बोल रहा था, उसके बाहर हमारे हेल्प करने वाले हमारे आका बैठे हुए हैं, वो हमें मदद करते रहेंगे। तो वो यही जर्नैल सिंह भिंडरन वाले हैं और उसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है अमृतपाल सिंह। अब अमृतपाल सिंह पिक्चर में कैसे आता है? अमृतपाल सिंह का अगर आप बचपना देखोगे तो अमृतसर में पला बड़ा है और उसके बाद ये नौकरी करने दुबई चला गया था। कोई इसका लेना देना नहीं था, पंजाब की पॉलिटिक्स से कोई चीज़ से लेना देना नहीं था। हालांकि दुबई में जाकर के ये वहाँ पर सिख राइट्स के बारे में काफ़ी काम करता है, ऑनलाइन वो होता है ना, वो ऑनलाइन काफ़ी एक्टिव रहता है। और उसके बाद 2021 में एक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लाइमलाइट में आई थी, वारिस पंजाब दे। अब ये वारिस पंजाब दे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये दीप सिद्धू एक एक्टर हुआ करता था पंजाब का। ये दीप सिद्धू ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम रखा था वारिस पंजाब दे। अब ये दीप सिद्धू कौन है? तो फार्मर्स प्रोटेस्ट के आड़ में जो खालिस्तान की बात करना शुरू हुआ था वो यही दीप सिद्धू और इसकी ऑर्गेनाइजेशन वारिस पंजाब दे थी। और उसके बाद आप दीप सिद्धू के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानने से पहले एक वीडियो देख लीजिए दीप सिद्धू का।
तो आई होप आपने दीप सिद्धू का ये वीडियो देख लिया। अब दीप सिद्धू यहाँ पर आपको सीधा सीधा क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो लाल किले पर जहाँ पर भारत का झंडा लगा हुआ है, भारत के झंडे को हटा करके नीचे फेंक करके वहाँ पर खालिस्तान का झंडा लगाते हुए दीप सिद्धू नजर आ रहे हैं। और ये लाल किले पर ही झंडा क्यों लगाया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आप अपने दिमाग में खुद सोचिए कि ये क्या सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली लाल किले पर झंडा किसका होता है? लाल किले पर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, और इसको बोलने में कोई भय नहीं होना चाहिए हमें, ना आपको होना चाहिए ना हमें होना चाहिए। लाल किले का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कि भारत पर जिसका कब्जा होता था उसका झंडा होता था लाल किले पर, और लाल किले पर हमेशा इंडियन फ्लैग जो है वो होइस्ट किया जाता है 1947 आज़ादी के बाद से। तो वही लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लगाना एक मैसेज देने वाली बात थी जो कि दीप सिद्धू ने की थी। हालांकि इसके बाद अथॉरिटीज़ ने इसके ऊपर एक्शन लिया, एनआईए के नोटिस गए, इसको अरेस्ट किया गया, इंटरोगेशन हुआ और उसके बाद इसकी हालत ख़राब हो गई दीप सिद्धू की। सब वो सारे वीडियोस हैं, आपने देखा भी होगा। और फिर एक साल बाद, यानी कि सारी घटना 2021 में हुई थी, 2022 में दीप सिद्धू का एक्सीडेंट हो जाता है और दीप सिद्धू वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। अब जैसे ही दीप सिद्धू की डेथ होती है वो एक पावर वैक्यूम बनता है वारिस पंजाब दे में लीडरशिप का, और वहीं पर अमृतपाल सिंह पिक्चर में आता है। वो दुबई से वापस अपने देश आता है, अपने देश तो क्या ही कहें, जिसको या भारत को तो अपना देश ये मानता नहीं है अमृतपाल सिंह, तो ये अपने देश आता है वापस और उसके बाद ये वारिस पंजाब दे का चीफ बन जाता है। अब फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी नाराज़ थे, पंजाब हरियाणा के खास तौर से जो फार्मर्स थे वो काफ़ी नाराज़ थे उस समय भारतीय सरकार से फार्म लॉस को लेकर के, और लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो उसी की आड़ में धीरे से इसने अपने खालिस्तान की डिमांड और उसकी स्पीचेस शुरू कर दी बोलनी। भिंद्रनवाले की बात करने लगा, ऐसे पूरा एक मतलब एक पूरा प्रीचर जैसा बन गया, ऐसे अपने वेशभूषा में आ गया। अगर आप इसकी ओरिजिनल फोटोज़ देखोगे तो एकदम आम लड़कों, हमारे आपके जैसे लड़का है ये, लेकिन फिर ये ऐसे वेशभूषा में आ गया और भिंद्रनवाले की बात करने लगा, खालिस्तान की बात करने लगा। अगर आप देखना चाहते हो इसकी स्पीचेस कि ये कैसी कैसी बातें करता था तो एक बार आप ये वीडियो जरूर से देख लीजिए। You are basically seeking a separate country, Khalistan for Sikhs. No, not for Sikhs, for Punjabis. For Punjab. For everybody living in here. But isn't that separatism? Isn't that revolting against the idea of India? No, it's not. The idea of India was given by Britishers. There was no India before 1947. तो आई होप आपने इसकी ये वाली वीडियो देख ली होगी कि अमृतपाल सिंह किस तरीके से खुलेआम खालिस्तान की बात कर रहा है, खुलेआम इंडिया का जो आइडिया है, जो इंडिया की अखंडता है, जो इंडिया की संप्रभुता है, उसको सवाल उठा रहा है। और ऐसे 50 वीडियो हैं अमृतपाल सिंह के जो ये ऑन मीडिया ऑन एयर, ये चीज़ आप हिम्मत देखिए इन लोग की कि ऑन मीडिया ऑन एयर ये चीज़ बोल रहे हैं। ये भारत देश ही है जहाँ पर इनको इतना हक है, इतना राइट है कि भारत की अखंडता पर सवाल उठा देते हैं बैठ करके कैमरे पर बहुत आसानी से। तो यही इसने किया, इसने सीधा सीधा खालिस्तान की बात करी और खालिस्तान हम बनाना चाहते हैं, पंजाबियों के लिए खालिस्तान बनाना चाहते हैं, आज़ाद खालिस्तान बनाना चाहते हैं, मतलब कि भारत से आज़ाद कराना चाहते हैं पंजाब वाले एरिए को, और ये सारी बातें इसने करी। और उसके बाद ये काफ़ी पॉपुलर हो गया, यूथ के बीच में मोबिलाइज करने लगा, रेडिकलाइज करने लगा लोगों को। और उसके बाद एक घटना हुई जहाँ पर एक पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया। एक इसका एड था जिसको अरेस्ट किया था पुलिस ने किसी मारपीट के केस में, और उसको छुड़ाने के लिए इन लोगों ने तलवार लेकर के, भाले लेकर के अचानक से पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया। और उसके बाद ये मामला काफ़ी तूल पकड़ लेता है, अमृतपाल सिंह की स्पीचेस काफ़ी वायरल हो जाती हैं और उसके बाद इसके ऊपर एनएसए लगाया जाता है। पुलिस इसको ढूंढती है, 1 महीने तक भागता फिरता रहता है, दाढ़ी वाड़ी सब कटवा देता है, सब इसका निकल जाता है, अपना जो ये लीडर बन रहा था सारी लीडरशिप निकल जाती है इसकी, भागता फिरता है। उसके बाद असम में पकड़ा जाता है और दिब्रूगढ़ जेल में ये बंद हो जाता है। अब इसको बचने के लिए एकमात्र ऑप्शन क्या दिखता है? चुनाव आ रहे थे 2024 के अंदर में। 2023 में अरेस्ट हुआ था, 2024 में चुनाव आ गए। इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, तो चुनाव में इसने कंटेस्ट कर दिया एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और यहाँ ना मैं बहुत बड़ी ये इस चीज़ को ना बहुत वो मानूंगा कि कहीं ना कहीं जो हमारी पार्टीज़ हैं, भले कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मतलब एनडीए अलायंस हो, इंडिया अलायंस हो, जो भी पार्टीज़ हैं, ये पॉलिसीज़ पर एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करें, बहुत बढ़िया बात है, ज़बरदस्त डिबेट हो संसद के अंदर में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे ना इंडिया की संप्रभुता या इंडिया की अखंडता पर सवाल उठता है तो इन सारी पार्टीज़ को एक हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और यहीं पर कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा लैग कर गए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह अमृतपाल सिंह खड़ा होता है और इसके सामने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट को पिच करना चाहिए था अपना, लेकिन कांग्रेस ने अपना बहुत वीक कैंडिडेट वहाँ से उतार दिया और खद्दूर साहिब की सीट से इसने चुनाव लड़ा। और 1-2 वोट से नहीं, 10,000 12,000 वोट से नहीं, 1,97,000 ऑलमोस्ट 2 लाख वोटों से ये चुनाव जीत जाता है। और अब कल जा करके ये ओथ ले लेगा और ये मतलब भारतीय लोकतंत्र का जो मंदिर कहते हैं संसद को, उसका ये मेंबर हो जाएगा ऑफिशियली, मतलब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा, जिसके बाद इसको बहुत सारे बेनिफिट्स
बेनिफिट्स भी मिलेंगे और इसको कई सारी प्रोटेक्शंस भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। इसके ऊपर भी मैं एक पूरा इंडिपेंडेंट वीडियो बनाऊंगा कि अगर अमृतपाल सिंह, इंजीनियर राशिद जैसे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो इनको क्या बेनिफिट्स मिलेगी और किस तरीके से इनको प्रोटेक्शन मिलेगा एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। इसके ऊपर एक डिटेल्ड लीगल वीडियो बनाऊंगा, आप उसको ज़रूर से देखिएगा। तो अब ये चुनाव जीत गया है, ऐसे लोग चुनाव जीत जा रहे हैं। अब हम दूसरे महाशय की बात करते हैं। दूसरे महाशय हमारे इंजीनियर राशिद जी। ये कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है इंजीनियर राशिद। इंजीनियर राशिद क्यों कहा जाता है? इनका नाम है अब्दुल शेख राशिद, क्योंकि ये एक सिविल इंजीनियर है और ही इज़ अ वेरी एजुकेटेड पर्सन। और ऐसे एजुकेटेड पर्सन की एक बार आप स्पीच सुन लीजिए कि ये क्या बात करते हैं और ये कश्मीर के बारे में कैसे ख्याल रखते हैं। सीधी बात है, पूरा जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इलाका है। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की शाहरख नहीं है और हमारा कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं है। तो आई होप आपने इंजीनियर राशिद की भी स्पीच सुन ली, किस तरीके से ये सीधा सीधा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर बोल रहे हैं बार बार। इनका मतलब है कि जो कश्मीर है ना वो इंडिया का हिस्सा है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा है, एक अलग देश है और डिस्प्यूटेड टेरिटरी और तमाम इन्होंने बातें बोली। और ये ऐसा पहली बार नहीं बोल रहे हैं। इंजीनियर राशिद बहुत बार न्यूज़ में रह चुके हैं, बहुत बार ऐसे अपने कॉन्ट्रोवर्सीज में रह चुके हैं। तो अगर इनकी पॉलिटिक्स देखोगे तो ये 1987 का टाइम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब दौर हुआ करता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में 1988 में एक मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बना था जो कि चुनाव लड़ा था, उसका हिस्सा थे। उस टाइम पर काफ़ी एक्टिव थे। चुनाव इन्होंने उस टाइम नहीं लड़ा था, काफ़ी एक्टिव थे और तमाम उसी समय से ये जुड़े चले आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अवामी इत्तेहाद पार्टी। ये एमएलए भी बने और एमएलए बने उसके बाद इन्होंने 2024 में बारामूला की सीट से कंटेस्ट किया और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को इन्होंने हरा दिया। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आप सोचिए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इन लोगों की एक लेगेसी चली आ रही है। शेख अब्दुल्ला के परिवार से ये लोग हैं और इनकी एक लेगेसी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के ये लीडर हैं और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को अपने आप में हराना, क्योंकि आप देखिए ना इस बार जम्मू कश्मीर में दोनों चीफ मिनिस्टर्स हार गए। उमर अब्दुल्ला भी चुनाव अपना हार गए, महबूबा मुफ्ती जो कि अनंतनाग से लड़ रही थी वो भी चुनाव हार गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा इंजीनियर राशिद ने क्या कर दिया कि ये उमर अब्दुल्ला को इन्होंने हरा दिया। तो आप सोचिए कि कितना लोकल सपोर्ट होगा। अब ये व्यक्ति है कौन? ये व्यक्ति एक बार 3 महीने के लिए जेल में जा चुका है 2005 के अंदर में। क्या चार्जेस थे इसके ऊपर कि इन्होंने जो मिलिटेंट्स आए थे 2005 में जिन्होंने अटैक किया था उनको इसने अपने घर में रखा था, उनकी हेल्प करी थी और ये चार्जेस थे। 3 महीने तक ये जेल में रहा था, उसके बाद चार्जेस ड्रॉप करके इसको रिलीज़ कर दिया जाता है। उसके बाद एक बार और इंटरोगेशन के लिए इसको पकड़ा जाता है और फिर तब भी चार्जेस ड्रॉप करके इसको छोड़ दिया था क्योंकि कोई सबूत क्लियरली नहीं मिल पाए थे। उसके बाद ये लगातार क्योंकि पॉलिटिक्स में भी एक्टिव था तो सरकार वहाँ पर ढीली पड़ गई थी। उसके बाद ये फिर से न्यूज़ में आता है और न्यूज़ में 2015 के टाइम पर आता है जब इसने एक बीफ पार्टी दे दी थी। पार्लियामेंट के लॉन में इसने एक बीफ पार्टी दी थी एज अ सिग्निफिकेंस कि जब गवर्नमेंट ने बीफ पर बैन किया था इंडिया में तो उसके प्रोटेस्ट में इसने बीफ पार्टी दे दी थी। और उसके बाद ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ जाता है। और आप सोचिए कि पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट लॉन में बीफ पार्टी देना, जो बीफ बैन है इंडिया में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट में ये बीफ पार्टी दे रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि व्यक्ति किस लेवल तक जा सकता है। उसके बाद आप इसका भाषण तो सुन ही चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी रही, हमेशा से सेशनिस्ट पॉलिटिक्स में ये करता आया है और ये हमेशा आज़ाद कश्मीर की बात करता है। ये उन्हीं लाइन ऑफ लीडर्स में आता है जो JKLF का यासीन मलिक आता है, जिस लाइन ऑफ लीडर्स में बिट्टा कराटे, उसी लाइन में आता है इंजीनियर राशिद भी। और क्योंकि चुनाव जीत रहा है तो आप समझ जाइएगा किस लेवल का लोकल सपोर्ट इसको। अब JKLF को भी तो लोकल सपोर्ट था ही ना उस टाइम पर, तभी तो JKLF एज अ पार्टी बन गया था, तभी तो यासीन मलिक इतने पावरफुल आदमी बना था, उसको भी था लोकल सपोर्ट। तो वैसे इंजीनियर राशिद को भी है लोकल सपोर्ट और इसीलिए वो बारामूला से उमर अब्दुल्ला को हरा करके चुनाव जीत के आया है। तो अब उसके बाद क्या होता है कि इसके ऊपर UAPA के चार्जेस लगते हैं टेरर फंडिंग के तहत। टेरर फंडिंग का इसके ऊपर काफ़ी बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ है जिसका केस अभी तक इसके ऊपर चल रहा है और अभी ये तिहाड़ जेल में बंद है दिल्ली के और इसको भी फाइनली पैरोल मिल गई है। और कल यानी कि 5 जुलाई को ये भी ओथ ले लेगा और बाकायदे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा और उसके बाद इसको तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे और तमाम इसके ऊपर जितने भी मतलब चार्जेस हैं धीरे धीरे वो हल्का होना शुरू होगा। जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी हल्की होनी शुरू हो जाएगी बिकॉज ही इज़ एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कल मैं वेस्ट बंगाल पर वीडियो बना रहा था और आज मुझे फिर से एक वीडियो बनाना पड़ा है इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह पर। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस चीज़ को डिस्कस भी कर रहे हैं। मतलब आप किसी और देश में जाइए और ऐसे लोग गायब हो जाते हैं रातों रात, पता भी नहीं लगता। और
ये भारत देश है जहाँ पर आपको इतनी फ्रीडम है कि आप कुछ भी बोल देते हो, आप भारत के खिलाफ कुछ भी एक्टिविटी कर देते हो और आप फिर उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुन करके आ जाते हो। तो ये सिर्फ हमारे देश का ही फ्रीडम है और सलाम है हमारे देश के फ्रीडम को। लेकिन इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह जैसे लोग कभी भी चुन करके नहीं आने चाहिए। और वो भी इंजीनियर राशिद जो है वो 1-2 वोट 10,000 12,000 वोट से नहीं बल्कि 2,07,000 वोट से उमर अब्दुल्ला को चुनाव इसने हराया है। तो आप समझ सकते हो किस तरीके का लोकल सपोर्ट, किस तरीके की पॉलिटिक्स में ये लोग इन्वॉल्व हैं और ये कितना संगीन मामला है आप समझ सकते हो। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद की बैकग्राउंड और इनका जो किस तरीके से ये लाइमलाइट में है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी का ग्रेटेस्ट एवर इवेंट अनअकैडमी यूपीएससी समिट जो है, जो कि होने वाला है द हिंदू ग्रुप के साथ में, द हिंदू ग्रुप के कोलैबोरेशन में, वो 20 और 21 जुलाई को होगा। देखो, ये इवेंट का मैं आपको पहले बता रहा था कि 6 और 7 जुलाई को, बट ये अभी किन्हीं कारण से पोस्टपोन हो गया। तो अब ये इवेंट जो है वो 20 और 21 जुलाई को होगा और इस इवेंट में काफ़ी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ और इंटेलेक्चुअल्स आएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर नीतीश राजपूत, जो कि काफ़ी अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं, यूट्यूबर हैं बहुत बड़े और ज़बरदस्त कंटेंट होता है इनका, तो ये भी वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद सुहासिनी हैदर जी, जो कि डिप्लोमेटिक अफेयर्स के एडिटर हैं द हिंदू ग्रुप के साथ में, ये भी वहाँ पर प्रेजेंट होंगी। और इसके साथ साथ समदीश भाटिया, काफ़ी बेहतरीन कंटेंट इनका भी रहता है, अनफिल्टर्ड बाय समदीश इनका चैनल है, मैं भी काफ़ी देखता हूँ, तो ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर हैं ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो ऐसी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके जो सेशंस होंगे ये आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल होने वाले हैं और काफ़ी आपकी हेल्प करने वाले हैं ऐसे सेशंस। तो इन सेशंस को ज़रूर से अटेंड करिएगा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो तो भी आप बीइंग एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन, ऐसे अमृतपाल और ऐसे अब्दुल रशीद के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बीइंग एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन आप ज़रूर से इन सेशंस को अटेंड करिएगा। और ये सेशन जो है वो अनअकैडमी ऐप पर लाइव होगा, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उस पर आप क्लिक करके नोटिफाई मी पर ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा। तो जब भी ये सेशन लाइव होगा आपके पास एक नोटिफिकेशन लिंक आ जाएगा। अब वीडियो को एंड करते करते एक और छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 का पूरी मेहनत और लगन के साथ एग्जाम लिखना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें और आसान कर दी हैं। जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आपके 1 लाख 1.5 लाख रुपए लग जाते थे, उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके अनअकैडमी ने उस कोर्स फीस 15 मंथ की कोर्स फीस को सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इस प्राइस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, लाइक सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको इस बैच में पढ़ाएंगे, जो कि सिर्फ आपको 24,999 में मिल रहा है। और इस बैच की सबसे खास बात क्या है कि इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा सारे बैचेस का। मतलब जितने भी अनअकैडमी पर बैचेस चल रहे होंगे, इंग्लिश, हिंदी, सारे बैचेस का आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होगा। जिस बैच से आप चाहो उस बैच से आप पढ़ सकते हो। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर कराया जाएगा। आपको बाहर 1 रुपये खर्च नहीं करना है 24,999 में ही। सिंपली आपको इस प्राइस पर अगर कोर्स बाय करना है तो क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करना है और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह की पूरी पॉलिटिक्स बैकग्राउंड, कैसे MP बने, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।